ठीक है, हम लोग टॉपिक पढ़े थे भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया की भूमिका को। तो किसका रोल पढ़े थे? मीडिया का। तो रोल ऑफ मीडिया इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ इंडिया। इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस ऑफ इंडिया। तो हमने इसमें ये जाना था कि जो आज के समय में भारत आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से जूझ रहा है उनके बारे में हमने जाना था। ठीक है, उसमें हमने जैसे कि सांप्रदायिकता को, कम्युनिज्म को जान लिया था, नक्सलवाद को जान लिया था, आतंकवाद को जाना, साइबर हमला, जाली मुद्रा, मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी या फिर उग्रवादी गुटों का समूह के बारे में, उनके द्वारा विद्रोह के बारे में ये जानना था। इसमें हमने डिटेल में जो पढ़ा था वो सांप्रदायिकता को पढ़ा था। ठीक है, तो उसके बाद में हम दूसरी चुनौती पे पढ़ने जा रहे हैं। तो दूसरी चुनौती को लेकर के हम आतंकवाद को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो दूसरी चुनौती रहेगी हमारी आतंकवाद। इसमें मीडिया की क्या भूमिका रहती है? प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है? टेररिज्म को समझने का प्रयास करते हैं। कैसे आतंकवाद को लेकर के मीडिया की क्या भूमिका रहती है उसकी बात कर लेंगे। देखिए, आतंकवाद की अगर बात करें तो ये हम लोग सभी जानते हैं कि जैसे आजाद हुआ हमारा देश, तो आजादी के बाद से ही भारत जो है सबसे ज्यादा इस आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है। और जो भी ये समस्या, जबकि आतंकवाद सबसे ज्यादा किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड किया जाता है? पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, तो पाकिस्तान के द्वारा जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उससे भारत हमेशा से पीड़ित ही रहा है, जूझ रहा है, चाहे वो पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र क्यों ना हो। इसमें देखोगे कि आतंकवादियों की या आतंकी घुसपैठ कराने के साथ साथ जो भारत के कई स्थान है उन पे हमले भी कराए गए, बम विस्फोट भी कराए गए। तो कुल मिला के ऐसी जो आतंकी घटनाएं हैं इनके संचालन के लिए या ये घटनाएं जो होती हैं, इन सब समस्याओं से, इन सब चुनौतियों से भारत हमेशा से जूझता आया है। अब बात कर लेंगे आखिर मीडिया की इसमें क्या भूमिका है। तो देखिए, जैसे कि इसका सबसे बेस्ट उदाहरण वो हमारा मुंबई आतंकी हमला आता है। उसमें क्या किया मीडिया ने, नंबर 1 पे आने की होड़ में कि देखिए हमारा चैनल जो है आपको सबसे तेज खबर देगा, सबसे पहले खबर पहुंचाएगा आप तक, और जो रियल टाइम न्यूज है उसको दिखाएगा। तो जब ये मुंबई आतंकी हमला हो रहा था उस दिन की घटना में, तो कुछ न्यूज चैनल ने उसको लाइव दिखाया, लाइव टेलीकास्ट किया। उससे क्या हुआ कि जो आतंकी थे उनकी जो संचालक थे, जो उनको ऑपरेट कर रहे थे, वो भी टीवी देख रहे थे, वो भी न्यूज देख रहे थे। तो उससे ये क्लियर हो जा रहा था कि देखिए इस रूट पे जो है आपको जो कार्यरत पुलिस बल है, फोर्स है हमारा, जो उस टाइम पे एक्शन ले रहा है, उस फोर्स की लोकेशन मिल जा रही थी, जो पुलिस है उसकी लोकेशन मिल जा रहे थे, किधर से उनको घेर रखा है या किधर को जाना किधर को नहीं जाना, वो सारा चीज जो है मीडिया दिखा रहा था। ऐसे में क्या है, आतंकवादियों को हेल्प हो जा रही थी कि हमें किधर से बच के निकलना है। तो ऐसे में क्या हुआ, वो ज्यादा और नुकसान पहुंचाने में सक्षम रहे, उन्होंने वो ज्यादा नुकसान पहुंचाया। तो ऐसे में ऐसी खबरों को जो है मीडिया को नहीं दिखाना चाहिए, या मतलब कहने का मतलब ये है कि कम से कम रियल टाइम तो ना रखें जिससे फायदे की बजाय और नुकसान हो जाए। तो इस आतंकवाद के सेंस में जो है मीडिया की भूमिका को समझने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे में क्या नजर आ रहा है, डायरेक्ट हो रही है इसमें, तो ठीक है, प्रत्यक्ष भूमिका मीडिया निभा रहा है। भाई आतंकवादी वो और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, किस वजह से? ताकि मीडिया एक तरह से उनकी हेल्प हो गई, एक तरह से क्या हुआ, उनकी हेल्प ही हो गई। तो कम से कम इस तरह की न्यूज को नहीं दिखाना चाहिए, रियल टाइम से तो बचना ही चाहिए इसे। ठीक है, तो इस पे बात कर लेते हैं आतंकवाद की। तो बिल्कुल बेसिक से करेंगे। जैसे दरअसल वह आजादी के
बाद से आजादी के बाद से ही भारत क्या है, तो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से जूझ रहा है। से भारत पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से पीड़ित रहा है या जूझ रहा है। खासकर वो पाकिस्तान के द्वारा वो जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में चाहे वो अवैध आतंकी घुसपैठी या घुसपैठ कराने के साथ साथ या फिर वो भारत के आंतरिक क्षेत्र में भी बम विस्फोट हमले ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो क्षेत्र की बात कर लेंगे तो चाहे वो फिर JNK का क्षेत्र हो, क्षेत्र के साथ साथ भारत के आंतरिक क्षेत्रों जो इंटरनल रीजन है, आंतरिक क्षेत्रों में बम विस्फोट, आतंकी हमले, आतंकी हमले बम विस्फोट, आतंकी हमले कराने में किसका हाथ रहा है? पाकिस्तान का रहा है। आतंकी हमलों को कराने में पाकिस्तान का हाथ रहा है। ये कई बार साबित हुआ है, जांच एजेंसियों ने कई बार इसको साबित भी किया है। अब हम बात कर रहे हैं कि मीडिया की कैसी भूमिका रहती है, तो मीडिया के रोल की बात कर लेंगे। तो देखिए, जो बम विस्फोट या आतंकी हमलों की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे में सबसे पहले प्रिंट मीडिया एक्टिव होती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबसे पहले आता है, बाद में तो छपती रहती है खबरें। ठीक है, बाद में छपती है, उसमें तो समय भी लगता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा ऐसी खबरों को अगर वो रियल टाइम में दिखा रहे हैं तो उसका फायदे की बजाय ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो इस बात को भी लिख लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा कुछ खबरों को वास्तविक समय रियल टाइम में दिखाने से नुकसान होता है या रियल टाइम में दिखाने के दुष्परिणाम होते हैं। और उदाहरण के तौर पे आप इसको दिखा सकते हैं 26/11 की घटना।
कैसे हुआ इसका? तो उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल आप जो है वो 26/11 की घटना को दिखा सकते हैं, मुंबई आतंकी हमला। मुंबई आतंकी हमला, जैसे कि अभी बताया, इसमें क्या हुआ, कुछ न्यूज चैनल ने रियल टाइम में उस घटना को दिखाया। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जब उस रियल टाइम में उस घटना को दिखाया, एकदम लाइव चल रहा है, कहाँ से आतंकवादी हमला कर रहे हैं, कहाँ हमारी पुलिस फोर्स एक्टिव है, कहाँ नाकेबंदी की है, कितना फोर्स कहाँ से जा रहा है, कितने टाइम में पहुंच जाएगा। तो ये सारी चीजें टीवी चैनल पर दिखाने का कोई मतलब नहीं था। ये दिखा रहे हैं तो जो ऑपरेट कर रहा है आतंकवाद को, उनको खबर मिल जा रही है कि जल्दी से निकलो, 20 मिनट में फोर्स पहुंच जाएगा, फिर निकलना मुश्किल होगा, और इस रास्ते से नहीं जाना क्योंकि आगे नाकाबंदी, गिर जाओगे। ये सारी चीजें पता चल जा रही हैं। और ऐसे में क्या हुआ भाई, उनके दिलों में क्या था, और जिहाद भर रखा, जिहाद, जिसको वास्तव में जिहाद का पता ही नहीं है। छोटी छोटी उम्र के लड़कों को इसमें शामिल किया गया कि अगर तुम मर भी जाओगे तब भी जो है तुम्हें जन्नत नसीब होगी, 72 होरे मिलेंगी, नूर बरसेगा। इस तरह से उनको बरगलाग दिया गया। ह्यूमन बॉम्ब आप कह सकते हैं कि वो तो या तो मरने या मारने, सिर्फ यही उद्देश्य उनका रहा। ऐसे में क्या हुआ, वो आतंकवादी और ज्यादा नुकसान पहुंचाने में सक्षम रहे। उनको पता लगा कि भाई हमें इस रास्ते से नहीं जाना है, इस रास्ते से जाएंगे तो मर जाएंगे या फंस जाएंगे। तो 26/11 की जो मुंबई आतंकी हमला रहा, उसमें भी कहीं ना कहीं मीडिया ने प्रत्यक्ष भूमिका निभाई, जिसके क्या रहे दुष्परिणाम रहे या ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, इस घटना को लिखने की तो जरूरत नहीं ना कि पूरा डिटेल में क्या हुआ था, कौन पकड़ा गया था, ये तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो बात कर ये क्या थी, इसमें आपको नजर आ रहा है कि नकारात्मक जो भूमिका है वो मीडिया की सामने आ रही। तो ऐसा नहीं है कि हर जगह नकारात्मक भूमिका ही मीडिया के सामने आए। हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हम जो नकारात्मक के साथ साथ सकारात्मक को भी देखेंगे। तो आगे हम बात कर लेते हैं नक्सलवाद की। नक्सलवाद में देखते हैं किस तरह की भूमिका निभाता है मीडिया। नक्सलवाद, नक्सलिज्म की अगर बात कर लें, साथ साथ इसी के साथ हम वामपंथी उग्रवाद की बात कर लेते हैं। एक ही बात है, नक्सलवाद या वामपंथी उग्रवाद। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को भी साथ लेकर के चलेंगे। देखिए, जो वामपंथी उग्रवाद है, इसका नक्सलवाद नाम क्यों पड़ा, ये तो सब लोग जानते हैं, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुआ था। ठीक है, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। तो पश्चिम बंगाल से 1967 में जो शुरुआत हुई इस नक्सलवाद की, ये नक्सलवाद आज भारत के लिए सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में है। नक्सलवाद जो है भारत के लिए सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक है। तो बात कर लें कि आखिर मीडिया के द्वारा इस नक्सलवाद को लेकर के क्या भूमिका रहती है। तो दरअसल नक्सलवाद का जो प्रचार प्रसार है मीडिया वो बड़े ही बौद्धिक और सैद्धांतिक स्तर पर करती है। बौद्धिक और सैद्धांतिक स्तर का मतलब ये है कि मीडिया जो है, देखिए नक्सलवाद की अगर बात करें तो वो लोग क्या करते हैं, लाल सलाम और वो अपने अधिकारों की बात करते हैं, वो किसी शासन सत्ता को नहीं मानते हैं। बात करें कि ये उपजा कैसे था, ये आपने पहले ही पढ़ा था कि जिसका भी आप शोषण करोगे तो एक समय ऐसा आएगा उसके खिलाफ आवाज उठाएगी, कितना आप शोषण कर लीजिए। तो नक्सलवादी कहते हैं कि देखिए हमें सुविधाएं नहीं मिली, हमारा शोषण हो रहा है,
और कुछ उसमें असामाजिक तत्व मिल जाते हैं, कुछ हमारे पड़ोसी देश भी उसमें सहयोग कर लेते हैं, जैसे चीन वगैरह। तो माओवादी विचारधारा को फैलाते हैं। वो कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान आपको जब नहीं पूछ रहा है तो आप क्यों उससे जुड़े हैं। तो ऐसे में कहने के फिर अलगाववाद की, आतंकवाद की, ये सब समस्याएं आती हैं। इसी चीज का फायदा उठा लेते हैं वो चीन या पाकिस्तान। ऐसे में देखोगे मीडिया जो है नक्सलवादियों की समस्याएं हैं उसको सामने लाती है और बड़े ही बौद्धिक और सैद्धांतिक रूप से इसमें कुछ अपना मिला भी देती है कि देखिए आखिर ऐसी विषम परिस्थिति में रहते हैं। ऐसे कई आपने न्यूज सुने भी होंगे कि क्या उनको अधिकार नहीं मिलने चाहिए, मतलब बढ़ा चढ़ा के लोगों को लगे कि नक्सलवाद एक सही चीज है, लोगों को लगे जो गुरुवाद है सही चीज है। ऐसे में कुछ युवा जो है इससे प्रेरित हो जाते हैं कि अपने अधिकारों के लिए अब तो एक ही रास्ता है, और क्या है वो, हथियार उठाना और सिर्फ हथियार उठाना। फिर वो संविधान, कानून, इन सबको भूल जाते हैं, इन सब चीज का कोई मतलब नहीं रहता है। तो इस तरह से मीडिया जब दिखाएगी तो ये जो सुरक्षा चुनौती है भारत के लिए और गंभीर होती जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें नकारात्मक रोल में आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा, अब पॉजिटिव सेंस की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि नक्सलवाद के लिए मीडिया जो है, नक्सलवाद के संदर्भ में मीडिया एक नकारात्मक भूमिका निभाती है, ये सकारात्मक भूमिका भी निभाती है। जैसे अगर हम बात करें तो जो नक्सलवादी गतिविधियां हैं या उनके अधिकारों के बारे में पता चल गया, या उनको जो अधिकार दिए जा रहे हैं उनकी समस्या के बारे में पता चल गया, तो भारत सरकार के द्वारा उनके लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको मीडिया के द्वारा हम लोग वहां तक पहुंचाते हैं, उन क्षेत्रों तक पहुंचाते हैं, चाहे वो कितने दुर्गम या दुरस्त क्यों ना हो। तो दुरस्त और दुर्गम होने के बावजूद मीडिया से ये हेल्प मिलती है कि सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना जो कि नक्सलवादियों के लिए है, इस नक्सलवाद से बाहर निकलने के लिए, उनके उत्थान के लिए है, ये भी दिखाई जाती है। उन तक मैसेज पहुंचता है कि देखिए सरकार आपके लिए कितनी योजनाएं चला रही है। इन योजना के बारे में आपको पहले पढ़ाया भी था जब गुरुवाद और नक्सलवाद पढ़ाया था। तो ऐसे में क्या होगा, ये हेल्पफुल हो जाता है भारत सरकार के लिए भी, तो सकारात्मक भूमिका में भी रहती है। और इसी तरह से जो नक्सलवादी लोग हैं वो भी इसी तरह से मीडिया का सहारा लेते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना करके या फिर वो किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मीडिया में डालते हैं और अपने अधिकारों की बात भी करते हैं कि हमें ये अधिकार दीजिए और तो हम इस चीज से बाहर निकलेंगे। तो कहने का मतलब है नक्सलवाद को लेकर के, उग्रवाद को लेकर के मीडिया दोनों तरह की भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो दोनों की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम वही नक्सलवाद में, तो 1967 में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ नक्सलवाद की अगर हम बात करें, प्रचार प्रसार, मीडिया, बौद्धिक, सैद्धांतिक स्तर पर करता है। मीडिया बड़े बौद्धिक सैद्धांतिक स्तर पर करता है। ठीक है, कहने का मतलब कि मीडिया क्या है, इंटेलेक्चुअली और थ्योरेटिकली जो है इसको दिखाता है, इंटेलेक्चुअली एंड थ्योरेटिकली इसको दिखाता है। तो ये नक्सलवाद का ये जो एक क्षेत्र है, तो क्या हम नक्सलवाद या उग्रवाद के क्षेत्र की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में हम मीडिया की सकारात्मक भूमिका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो नक्सलवाद को समाप्त
करने में हम मीडिया की सकारात्मक भूमिका का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कैसे इस्तेमाल होगा? जैसे सरकार के द्वारा लोगों को विभिन्न योजनाओं के बारे में बताना, ठीक है। तो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में लोगों को बताना, सरकार के द्वारा नक्सलवादी के लिए चलाई जा रही योजना है उनके बारे में उनको बताना, ठीक है। दूसरा, मीडिया का इस्तेमाल हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि नुक्कड़ नाटकों की हेल्प से ये भी दिखाया जा सकता है कि देखिए नक्सलवाद को छोड़िए, इसमें क्या है, अगर हिंसा होगी, हत्याएं होंगी, नुकसान ही होगा, जानमाल की हानि ही होगी, तो क्यों ना इन सब चीजों से बाहर निकला जाए, जो भारत सरकार योजनाएं चला रही हैं उसमें शामिल हो, तभी हम जो है मुख्य धारा में आ सकते हैं। तो नुक्कड़ नाटकों की द्वारा स्टेट प्ले की हेल्प से भी हम इसको दूर कर सकते हैं। और तीसरा, डॉक्यूमेंट्री जो फिल्में होती हैं, डॉक्यूमेंट्री मूवीज होती हैं, उनको उनके द्वारा भी बताना। डॉक्यूमेंट्री फिल्मों के द्वारा बताना कि सरकार आपके लिए ये योजनाएं चला रही हैं। तो इस सेंस में क्या हम लोग मीडिया का पॉजिटिव रोल देख सकते हैं या इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो इसको एक बार समझने का प्रयास करेंगे। नोट कर लिया आप लोगों ने इतना? तो बात करते हैं कि आतंकवाद को लेकर के मीडिया की भूमिका किस तरह की है। तो दोस्तों, आतंकवाद की अगर बात करें तो आजादी के बाद से ही भारत जो है वो पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित रहा है या जूझ रहा है आतंकवाद की। जैसे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के साथ साथ हम भारत के कई स्थानों की बात कर ले, आंतरिक क्षेत्रों की बात करें, तो पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में वो बम विस्फोट कराए गए, आतंकी हमले कराए गए, तो इनको कराने में किसका हाथ है? पाकिस्तान के। कई बार साबित भी हुआ है, ठीक है, कई बार जांच एजेंसियों ने साबित भी किया है। तो ये आतंकवाद के बारे में था। अब देख लेंगे कि इस आतंकवाद में किस तरह की भूमिका निभाई जा रही है मीडिया के द्वारा। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा कुछ खबरों को वास्तविक टाइम में, रियल टाइम में दिखाने से ज्यादा नुकसान होता है। जैसे इस उदाहरण से समझ सकते हैं हम, 2008 में हुआ 26/11 के मुंबई आतंकी हमले की अगर बात करें तो इसमें क्या किया गया, मीडिया के द्वारा रियल टाइम में वो आतंकी गतिविधियों को दिखाया गया, या जो हमारा पुलिस फोर्स एक्टिव था, जो उसमें एक्शन ले रहा था, उनकी लोकेशन, उनके बारे में दिखाया गया। इससे क्या हुआ, जो आतंकवाद को ऑपरेट कर रहे थे उनको सहायता मिली, वो उनको
जो लोग आतंकवादी थे उनको बताने में सक्षम रहे कि आप जो है इस रास्ते से ना जाइए, यहाँ रास्ता आपके लिए खतरनाक है, तो उनको पूरा रूट बताया जाए। ऐसे में क्या हो, जो आतंकवादी थे वो ज्यादा नुकसान पहुंचाने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो ये रहा मीडिया का आतंकवाद में भूमिका। तो ऐसे में क्या है, मीडिया क्या है, प्रत्यक्ष भूमिका इसमें निभा रही है, और जिससे क्या हो रहा है, दुष्परिणाम नजर आ रहे हैं। नक्सलवाद की बात करें तो नक्सलवाद को लेकर के कुछ ऐसी मामला होता है। नक्सलवाद के बारे में पहले जान लेंगे। तो 1967 में वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ, नक्सलवादी गांव से। तो मीडिया क्या करती है, नक्सलवाद का प्रचार प्रसार वो बड़े ही बौद्धिक और सैद्धांतिक स्तर पर करती है। कहने का मतलब है कि लोगों को इस तरह से दिखाया जाता है नक्सलवाद के बारे में कि देखिए ये तो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग, आदिवासी लोग हैं, इनको मुख्य धारा में नहीं लाया जा रहा है, तो वाकई में क्या है, सरकार की नाकामी है। इस तरह से दिखाया जा रहा है, तो फ्री क्यों नहीं हथियार उठाएंगे। तो मतलब लोग, फिर जनता को क्या लगता है कि नक्सलवाद वास्तव में क्या है, अच्छी बात है कि अपने अधिकारों के लिए वो वेपन्स उठा रहे हैं। तो ऐसा क्या है, लोगों को मन में बैठ जाता है, खासकर वो युवा, कि हम अपने अधिकारों के लिए फिर वेपन्स उठाएंगे, यही अच्छा रास्ता है। जबकि ये क्या है, एकदम गलत बात है। फिर इसके सामने संविधान का मतलब ही नहीं रह जाता, कानून व्यवस्था कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे थोड़ी ना होगा। ये क्या है, मीडिया एकदम इसमें बढ़ा चढ़ा करके दिखाती है। अब बात कर लें कि आखिर ये तो मीडिया की नकारात्मक भूमिका है, तो क्यों ना हम इस मीडिया का इस्तेमाल इस नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए ही करें, और उस मीडिया की भूमिका को देखते हैं। लेकिन नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हम मीडिया की सकारात्मक भूमिका का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या है, भारत सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में नक्सलवादी एरिया में प्रचार प्रसार करना, उन लोगों को बताना। नुक्कड़ नाटकों के द्वारा नुक्कड़ नाटक बनाए, डॉक्यूमेंट्री फिल्में बनाई, उसको फिर उसका प्रसारण किया गया। और जब वो नक्सलवादी लोग इन सब चीजों को देखें कि भाई देखिए, आपकी इस आतंकी या उग्रवादी नक्सलवादी हरकतों से बाहर निकल के भी एक दुनिया है, और आप मुख्य धारा में आ सकते हैं, क्योंकि सरकार विभिन्न योजनाएं चला रही है, इन योजनाओं का लाभ आप भी उठा सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नक्सलवाद को लोग छोड़ेंगे, उससे बाहर निकलेंगे और मुख्य धारा में आएंगे। तो कहीं ना कहीं मीडिया की कैसी भूमिका हो जाएगी, सकारात्मक भूमिका हो जाएगी। ठीक है, तो मीडिया क्या कर रही है, वो नकारात्मक और सकारात्मक भूमिका दोनों ही कर रही है। अब आगे देख लेते हैं, एक और देख लेंगे इसमें साइबर स्पेस के बारे में, क्योंकि साइबर स्पेस का जिक्र बार बार हुआ है, इसको साफ कर दे रहे हैं। आगे देख लेंगे साइबर स्पेस। साइबर स्पेस में मीडिया जो है किस तरह की भूमिका को निभाता है, उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, साइबर स्पेस के आपने अलग से पढ़ा भी था पूरा, जब आपको साइबर पढ़ाया गया था, साइबर क्राइम पढ़ाया गया था, उसमें सारी चीजें बताई गई थी। तो साइबर स्पेस की अगर बात करें तो भारत के लिए एकदम एक नई चुनौती के रूप में सामने आता है, और एक बड़ी चुनौती भी लेकर के उभरता है, या बड़ी चुनौती के रूप में भी ये उभरा है। जैसे आप देखिए, जैसे जैसे हम लोग इंटरनेट पर पूरी तरह से निर्भर होते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसी तरह से इंटरनेट से जुड़े अपराध भी सामने आ रहे हैं। कहने का मतलब वो साइबर अपराध सामने आ रहे हैं, और साइबर आतंकवाद भी सामने आ रहे हैं, जिनको पहले कभी हमने सोचा ही नहीं था, जिनके बारे में कभी हमने सोचा ही नहीं था। कोई आपकी पहचान को चुरा लेगा, कभी आपने सोचा ही नहीं था। कोई आपके साथ जालसाजी कर लेगा, कभी आपने सोचा ही नहीं था। कोई आपके बैंक से पैसा उड़ा लेगा, आपने कभी सोचा ही नहीं था। आप तो ये सोच रहे थे कि ये तो हमारा अपना पर्सनल खाता है, इसके बारे में जानकारी सिर्फ हमको ही है। और जैसे इंटरनेट आया, इंटरनेट को
आपके बारे में आपसे ज्यादा जानकारी होगी, आप उन चीजों को याद नहीं रख पा रहे हैं जो आपसे जुड़ी है। इंटरनेट को सारा पता है, कभी आपने सर्च किया होगा तो उसको पता चल गया कि व्यक्ति जो है इस चीज को चाहता है। आपसे ज्यादा आपके बारे में इंटरनेट जानता है। ऐसे में क्या हुआ, जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल हुआ और हम लोग औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़े, तो कहीं ना कहीं साइबर अपराध हो या साइबर हमले हो या साइबर आतंकवाद हो, ऐसी जो चुनौतियां हैं ये भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आई। ठीक है, इसमें आखिर मीडिया क्या भूमिका निभा रही है इसकी बात कर सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं मीडिया एक सकारात्मक भूमिका भी निभा सकती है। जैसे लोगों को जागरूक करे, लोग क्या कर सकती है, जागरूक कर सकती है कि आप लोग जो है अलर्ट रहें। से कई मैसेज ऐसे चलाए भी जाते हैं, ऐसे संदेश दिए जाते हैं लोगों को कि बैंक द्वारा आपसे आपका कभी भी निजी पासवर्ड नहीं पूछा जाता, आपके खाते का पिन नंबर नहीं पूछा जाता है। तो ये क्या एक मैसेज दिया जा रहा है, एक मैसेज दिया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो ऐसे कई सारे ऐड बना करके, कई सारे डॉक्यूमेंट्री मूवी बना करके, शॉर्ट वीडियोज बना करके वो ये जो मीडिया हमारा दिखा सकता है और लोगों को साइबर हमला, साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद जैसी चुनौतियों से बचा भी सकता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं साइबर स्पेस में। तो जैसे जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ा है, तो ये जो साइबर स्पेस है भारत के लिए, भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती के रूप में उभरा है, चुनौती के रूप में उभरा है। चुनौती की बात करें जैसे कि पहचान चोरी हो गया, जालसाजी हो गया, साइबर हमला हो गया। जैसे चुनौतियों की बात करें जैसे पहचान चोरी, जालसाजी, साइबर हमला, साइबर अपराध और साइबर आतंकवाद। पहचान चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट, जालसाजी, फॉरगरी, साइबर हमला, साइबर अटैक, साइबर अपराध और साइबर क्राइम और फिर साइबर आतंकवाद, साइबर टेररिज्म। तब मीडिया का हम किस तरह से भूमिका निभा सकता है मीडिया इन चुनौतियों को लेकर के, तो दरअसल हम मीडिया का जो इस्तेमाल कर सकते, सकारात्मक भूमिका का इस्तेमाल जो कर सकते हैं हम मीडिया का, तो ये जो चुनौतियां हैं, अपराध हैं, इन चुनौतियों को
समाप्त करने या फिर इनसे बचने के उपायों को मीडिया के द्वारा बताकर लोगों को जागरूक किया जा सकता है या लोगों को भारी नुकसान से बचाया जा सकता है। तो ये क्या है, साइबर स्पेस के संदर्भ में हम मीडिया की भूमिका को देख सकते हैं। अब बात कर लें, इसमें हम देख रहे हैं सीधे सीधे क्या है, मीडिया जो है जो हमने अभी तक पढ़ा, चाहे वो आतंकवाद हो, उग्रवाद हो, या फिर साइबर स्पेस हो, या फिर सांप्रदायिकता हो, इनमें क्या है मीडिया डायरेक्ट भूमिका निभा रही है, प्रत्यक्ष भूमिका निभा रही है। कुछ में क्या है सकारात्मक, कुछ में नकारात्मक निभा रही है, ये पढ़ लिया। आप देखते हैं मीडिया अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रोल किसमें निभाती है, उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आगे देखेंगे हम अन्य क्षेत्र, अन्य क्षेत्र या अन्य चुनौतियां जो आपको स्टार्टिंग में मैंने लिखाई थी। फेक करेंसी, घुसपैठ, मादक पदार्थों की तस्करी या फिर मानव तस्करी की बात की गई थी। तो अन्य क्षेत्र जैसे जाली मुद्रा, फेक करेंसी, घुसपैठ, इंट्रूजन, मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मादक पदार्थों की तस्करी, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, ठीक है, और भी आप लिख सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में जो मीडिया है वो अप्रत्यक्ष भूमिका निभाता है, अप्रत्यक्ष भूमिका निभाता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मीडिया के द्वारा खास करके चाहे वो जाली मुद्रा हो, मादक पदार्थ हो, घुसपैठ या मानव तस्करी, ये जो कार्य किए जाते हैं, इनके जो गुप्त रास्ते होते हैं, सीक्रेट वे होते हैं, इनको मीडिया में उजागर किया जाता है, मीडिया के द्वारा इनको उजागर किया जाता है। ऐसे में क्या होता है, समाज में जो अनवांटेड पर्सन है तो वो इससे अट्रैक्ट होते हैं, अरे वाह काला धन कैसे जो है वाइट किया जा सकता है, ये सारी चीजें हो गई, किस तरह से कम समय में अमीर बना जा सकता है, ड्रग्स की आप सप्लाई कर लो, स्मगलिंग कर लो, फेक करेंसी आप छाप लो, इस तरह से क्या है ये खबरें मीडिया के द्वारा कुछ लोगों तक पहुंचेंगी जो कि समाज को नुकसान पहुंचाती है, उनकी विकृत मानसिकता होती है।
तो वो इससे क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, और जब आकर्षित होगा तो वो भी कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियों में शामिल होने का प्रयास करेगा। जैसे किसको चेष्टा नहीं होती कि पैसा हो, उसके बाद बढ़िया पैसा हो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से अमीर हो जाए, बढ़िया घूमे। तो ऐसे में क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास मतलब अच्छी कैपेसिटी है और उस अपनी क्षमता को वो फेक करेंसी छापने में लगा दे। ऐसे कई ऐसे गैंग पकड़े जाते हैं पुलिस के द्वारा कि लोग नकली मुद्रा छापते हैं, मार्केट में चलाते हैं। तो ऐसी खबरें आपने सुनी भी होंगी। तो वो लोग क्या चाहते हैं, कम समय में अमीर होना। तो रहते तो इसी समाज में है ना, तो समाज के ऐसे अवांछित लोग जो जाली नोट, फेक करेंसी या फिर मादक पदार्थों की तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सब रास्तों से प्रभावित होते हैं और इसको फिर वो अपनाते हैं। जैसे कुछ लोग, कुछ खबरें आपने ये भी सुनी होगी कि कुछ जो है ड्रग्स माफिया होते हैं, ड्रग्स सप्लाई करते हैं, उसका चाहे दुष्परिणाम कोई भी है, वो ये नहीं सोचते हैं क्या इसका दुष्परिणाम होगा देश पर, देश के युवाओं पर। उनको बेचना है तो बेचना है, उनको पैसे से मतलब है। तो ऐसे में जो उसके सीक्रेट वेज हैं, जो गुप्त रास्ते हैं, उनको मीडिया के द्वारा उजागर किया जाता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों के गुप्त रास्तों को मीडिया के द्वारा उजागर करने से तो समाज के अवांछित लोग हैं, अनवांटेड पर्सन है, वो उससे क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। समाज के अवांछित लोग, अनवांटेड पीपल या पर्सन, इससे आकर्षित होते हैं और वो कहीं ना कहीं इनमें संलिप्त हो जाते हैं और वह कहीं ना कहीं इन गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं। देखिए, ये जो चुनौतियां हैं भारत के लिए, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां, तो कुल मिला के इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए आप देख रहे हैं कि मीडिया किस तरह का भूमिका निभा रहा है। तो ऐसे नजर आ रहा है कि मीडिया किसी के द्वारा क्या हो रहा है, ऑपरेट हो रहा है। तो आखिर इन सुरक्षा चुनौतियों से बाहर निकलने के लिए, बचने के लिए मीडिया को स्वयं नियमन का सिद्धांत अपनाना चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये लिख लिया आप लोगों ने, एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो साइबर स्पेस की बात कर रहे थे, तो साइबर स्पेस के बारे में हम लोग सभी जानते हैं। जैसे हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करना ज्यादा कर दिया, इस पर निर्भर हो गए पूरी तरह से, तो साइबर से जुड़े कई ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जैसे पहचान चोरी, जालसाजी हो गया, साइबर हमला हो गया, साइबर अपराध हो गया और साइबर आतंकवाद हो गया। तो आखिर इन जो सुरक्षा चुनौतियां हैं, इनमें भारत
के लिए जो सुरक्षा चुनौतियां हैं, इनमें आखिर मीडिया की क्या भूमिका है उसको देख लेंगे। तो दरअसल इन सुरक्षा चुनौतियों को समाप्त करने या इनसे बचने के लिए हम मीडिया का इस्तेमाल जो है एक सकारात्मक रूप में भी कर सकते हैं। जैसे मीडिया के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा सकता है ऐसे अपराधों से बचने के लिए। ठीक है, अब दूसरा बात कर लेंगे हम अन्य क्षेत्र जो बचे थे हमारी चुनौतियां, वो चाहे फेक करेंसी का हो, घुसपैठ का हो, मानव तस्करी या मानव पदार्थों की तस्करी के बारे में। तो इन क्षेत्रों के, इन गतिविधियों के अगर मीडिया गुप्त रास्ते बता रही है, सीक्रेट वे बता रही है कि इस तरह से यहाँ पे ये गतिविधि होती है और इस रास्ते के द्वारा ये किया जाता है, ठीक है, तो ऐसे में क्या है, समाज के कुछ अवांछित लोग, अनवांटेड पर्सन इससे आकर्षित होते हैं जो कम समय में अमीर होना चाहते हैं, खासकर वो युवा। तो वो कहीं ना कहीं जाली मुद्रा, फेक करेंसी जैसी गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, अवैध घुसपैठ में, मानव तस्करी में या फिर मादक पदार्थों की सप्लाई में ऐसा संलिप्त हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मीडिया का ये रोल भी इसमें नजर आ रहा है कि मीडिया जो है कहीं तो सकारात्मक भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है, कहीं नकारात्मक, और सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक में इसमें देख रहे हैं। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं मीडिया क्या कर रही है, मीडिया को कोई ना कोई ऑपरेट कर रहा है। तो ऐसी समस्याओं को, ऐसी चुनौतियों को से बचने के लिए मीडिया को स्वयं नियमन का सिद्धांत अपनाना चाहिए, सेल्फ रेगुलेशन का सिद्धांत अपनाना चाहिए। मीडिया एकदम निष्पक्ष भाव से इन सारी चुनौतियों को दिखाए, जो जरूरी है उतना दिखाए। तो मीडिया का जो स्वयं नियमन का सिद्धांत है उस पर हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है।